Worst health habit of Indians. Late night dinner and poor sleep. One habit that improve digestion instantly. Mindful eating बिना मोबाइल के. आयुर्वेदा फ्यूचर है या पास्ट? Future with roots in past. वन एडवाइस फॉर ओवरथिंकिंग यूथ. फोन कम, काम ज़्यादा. जहां आज हर बीमारी का इलाज दवाइयों में देखा जाता है, वहीं हमारे आज के गेस्ट मानते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल सही करके भी बीमारियों से बचा जा सकता है. आज के हमारे गेस्ट एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो इंडिया और इंडिया से बाहर कंसल्टेशन देते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उनको गाइड करते हैं. और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास वर्मा जी. डॉक्टर विकास वर्मा, आज के हमारे पॉडकास्ट सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. नमस्कार गिरीश जी. थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया. विकास जी, एक मेरा क्वेश्चन है. आज गूगल में सबसे ज़्यादा ये सर्च होता है कि आयुर्वेदा बहुत स्लो है. क्या रियली आयुर्वेदा स्लो है, या लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें लगता है कि दवाई ली और तुरंत घंटे या 2 घंटे में, जैसे मैगी है ना, 2 मिनट्स में बन के तैयार हो जाती है, तो ऐसा है? या मतलब आपसे समझना चाहता हूँ रियल में आयुर्वेदा कैसा है. बिल्कुल आपने सही पूछा है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार आयुर्वेद से. बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लोग वैसे आयुर्वेदा स्लो नहीं है, ये डीप काम करता है. तो कई बार कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, बट इट डज नॉट मीन कि वो स्लो ही काम कर रहा है. वो अपने तरीके से अपने टाइम पे काम कर रहा है. अब मान लो हम एलोपैथी या कोई मेडिसिन ऐसी लेते हैं जो हम जहाँ पे हमें सिम्टम्स को दबाना है या सिम्टम्स को ठीक करना है, तो वहाँ पे मेडिसिन ली, दर्द गायब या जो भी प्रॉब्लम है वो गायब होगी, तो लोगों को लगता है कि बहुत फास्ट एक्टिंग है. बट एक्चुअल में जो उसके पीछे, अगर हम देखते हैं कि पूरा डाइट क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, उसके हार्मोनल इम्बैलेंस है या स्ट्रेस, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आयुर्वेदा एक एक चीज़ पे काम करता है. तो इसलिए थोड़ा सा हम डीप जाते हैं. तो लोगों को लगता है, पर लोगों को सभी को आजकल हर चीज़ को एक फास्ट जेट की स्पीड से चाहिए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्लो है. बट ये स्लो नहीं है, ये इफेक्टिवली काम करता है, जो कि बीमारी को रूट कॉज से ट्रीट करता है. बिल्कुल सही कहा आपने. अगर कोई चीज़ रूट कॉज पे काम कर रही है तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम चाहिए. डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह क्रिएट होती है कि आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसको कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है इस चीज़ों का. और तो आपको लगता है कि ये चीज़ ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, आयुर्वेदा का रियल में कोई साइड इफेक्ट होता है? देखिए, मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इफेक्ट ना हो और साइड इफेक्ट ना हो. बिल्कुल सही ना. आयुर्वेदिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, बट जनरली लोग इसलिए बोल देते हैं कि वो कंपैरिजन कर लेते हैं कि जैसे मान लो हम कोई भी ऐसी दवाई लें कि और एकदम से उसका इफेक्ट होता है, तो उसका साइड इफेक्ट भी फास्ट होता है और वो दिखता है जल्दी. अच्छा. लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. अगर आप रॉन्ग डोसेज में, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, गलत बीमारी में, गलत तरीके से किसी भी दवाई को लेंगे, ये एलोपैथी आयुर्वेदिक की बात नहीं है, पर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर आप उसको लेंगे तो वो उसका साइड इफेक्ट क्यों नहीं होगा. तो ये एक आम चाल में ऐसी लोगों को एक परसेप्शन ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं है. अगर आपको प्रॉपर दवाई लेनी है तो आपको प्रॉपर आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं उनकी देख रेख में ही लेनी है. जैसे उसका डोसेज होता है कि कहाँ देनी है, कितनी देनी है, कब देनी है. अगर आप गलत तरीके से खाएंगे तो उसका फिर साइड इफेक्ट होगा ही होगा. बिल्कुल सही. फिर वो लीवर खराब करेगा, कुछ खराब, फिर बोलेंगे लोग आयुर्वेदिक दवाई खाई थी, साइड इफेक्ट हो गया. तो ऐसा नहीं है. अगर आप प्रॉपर तरीके से लेंगे तो नहीं होगा, और अदरवाइज अगर आप गलत तरीके से लोगे तो फिर किसी भी चीज़ का साइड इफेक्ट होगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, इसी से मेरा एक क्वेश्चन आया कि आज लोग यूट्यूब में देख लेते हैं, कुछ भी देख लिया कि ये भैया अश्वगंधा है, ये शिलाजीत है, ये फलाना है, आयुर्वेदिक है, और बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के, बिना उनकी सजेशन लिए उसको खाना शुरू कर दिया जी. तो वो क्या सही है, या मतलब क्या है ये एक्चुअल में? देखिए, आजकल एक तो मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर, ये सब चीज़ें, उनको तो बोलना है, ठीक है, वो हमें कुछ ना कुछ लोगों को कंटेंट चाहिए तो वो बोल देते हैं. बट वो बोलते हैं ना कि अधूरा ज्ञान जो होता है कि हाफ लर्निंग इज अ डेंजरस, ठीक है, वो चीज़ है. ठीक है, अश्वगंधा है, लोगों को लगता है कि अश्वगंधा है तो इसको वैसे ही लिया जा सकता है. ऐसा नहीं है. अच्छा. अश्वगंधा है या शिलाजीत है, कोई भी चीज़ है, अगर आप प्रॉपर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो आपकी
अगर ज़रूरत है पहले तो डॉक्टर से पूछिए कि आपको लेना है, कितना लेना है, डोसेज क्या है, कितनी मात्रा में लेना है, तो तब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप रैंडमली आपने यूट्यूब देखा कि शिलाजीत खाने से ये होगा वो होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे कोई सिंपल सी कोई भी आंवला ही क्यों ना हो। तो प्रकृति अब देखना पड़ता है ना, मान लो कि कोई भी दवाई हम एलोपैथी में भी अगर कोई देते हैं कुछ, तो देख लेते हैं कि पहले किसको देनी है, उसकी ज़रूरत है। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई पैरासीटामोल वैसे ही खाया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो वैसे ही अश्वगंधा भी वैसा ही है कि बिना ज़रूरत के लोग खाए जा रहे हैं। हाँ, बस हाँ खानी है तो जी उसने बोल दिया कि अश्वगंधा खाने से ये होगा वो होगा, होती है चीज़ें, इफेक्टिव है, लेकिन कब, किसको, कितना ये डॉक्टर ही बताएगा। तो बेटर यू कंसल्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन, डॉक्टर, और अपने हिसाब से लीजिए फिर आप इन चीज़ों को। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, आपने ना बिल्कुल सही आंसर दिया इसका। और रियल में है ऐसा, लोग आज की डेट में रील्स देखते हैं, यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे देख लिया और खाना स्टार्ट कर दिया बिना किसी को पूछे, बिना डॉक्टर को पूछे कि उसके रियल में बॉडी की नीड है या नहीं है। बिल्कुल, तो सही कह रहे हैं आप कि हर रील हर बंदे के लिए बनी है, लेकिन हर आयुर्वेदिक मेडिसिन हर किसी के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। एक चीज़ और मुझे जाननी है आपसे, आज ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के आयुर्वेदा का ज्ञान बांट रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आयुर्वेदा के लिए रियली डेंजरस हैं? लोगों को उन पे बिलीव करना चाहिए? देखिए, अगर हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, अगर अवेयरनेस के पर्पज से है कि थोड़ा ऊपरी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, मतलब कि एटलीस्ट लोग जागरूक हो रहे हैं। बट जहाँ तक सवाल है मेडिसिन के लेवल पे जब बात आती है, ट्रीटमेंट को लेके बात आती है, किसी हर्ब को या प्रोडक्ट को लेके अगर कोई बात आती है उसको यूज़ करने को लेके, तो फिर वो एक डेंजरस थिंग है, मतलब क्योंकि फिर लोग अक्सर, किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला कि अश्वगंधा ये कर देगा, शिलाजीत ये कर लेगा, उसने ले लिया उसके कहने पे, अगर वो ले लेते हैं ज़्यादातर लोग, तो कल को उनको एसिडिटी हो सकती है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, गट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के या बिना कंसल्टेशन के तो लेनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम बेसिकली इन्फ्लुएंसर नहीं है, इन्फ्लुएंसर को तो इन्फ्लुएंस करना है, बट जो हम जैसे लोग हैं या आम पब्लिक है जो इन्फ्लुएंस होके ये चीज़ें करते हैं, वो गलत है। तो हमें देखना चाहिए हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो बिना ऐसे नहीं कि अंधाधुंधी हम ब्लाइंडली फॉलो कर लें, हाँ जी, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब इन्फ्लुएंसर अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, उस लेवल तक ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करने तक ठीक है, बट वो उनको पता नहीं रहता ना कि वो पेशेंट कि किसको देनी है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका बॉडी टाइप क्या है, क्या चल रहा है उसकी बॉडी में, उसको ज़रूरत कितनी है, डोसेज कितना देना पड़ेगा। ऐसे रैंडमली थोड़ी कि करती हैं दवाइयाँ काम करती हैं। अश्वगंधा बहुत अच्छी दवाई है, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी है, स्लीप इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छी है, एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छी है, बट कई बार ये क्रिएट भी कर सकती है अगर गलत जगह पे, गलत डोसेज पे, गलत टाइमिंग पे दी जाए। अभी इन्फ्लुएंसर को थोड़ी पता ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और पेशेंट को जो ब्लाइंडली फॉलो करके वो सोच रहा है कि बस अब तो मैं खा लूंगा, और एकदम से, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस ही ऐसे करते हैं ना कि लोग एकदम से उसमें आ जाते हैं। बट ये प्रॉपरली एक साइंस है, बहुत ही डीप साइंस है, तो इसको प्रॉपर एक तरीका है, इसके डोसेज है, हर चीज़ का एक तरीका है, उसके हिसाब से लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और मेरा है कि आज इंडिया में सबसे ज़्यादा सीक्रेट सर्चेज जो होते हैं यंगस्टर में, वो स्टेमिना को लेके है, नाइट फॉल को लेके है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को लेके है। क्या रियल में ये प्रॉब्लम है, या फिर मतलब इसका इतना ज़्यादा हवा बना दिया गया है, मतलब फेयर क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं है? बिल्कुल, एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह की जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग खुल के एक उनको आप कह लीजिए कि एक सोशल एंजाइटी या कुछ भी, वो कह नहीं पाते, मतलब ओपनली सबसे। अगर किसी को पेट दर्द होगा तो वो पेट दर्द के लिए बोल देगा, और अगर किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा झिझक होती है, शर्म महसूस होती है। तो इसी का जो है कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो उन्हें पता है कि ये कहीं डिस्कस करेगा नहीं, लेकिन असल में अगर हम देखें तो ये भी एक नॉर्मल एक कंडीशंस है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन उसका अगर प्रॉपर अगर आप डॉक्टर के पास आओगे, डिस्कस करोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जैसे बाकी चीज़ों के लिए जाते हैं, तो उसका बहुत इजी और बहुत अच्छी तरीके से इलाज हो जाएगा। अब आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि उसमें आजकल लाइफस्टाइल इतना गड़बड़ हो चुका है, रात को देर तक जागना, खाना उल्टा पुल्टा, स्ट्रेस, बहुत सारी एंग्जाइटी, तो उस चीज़ों में इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं, और वो पूछते भी नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे, पूछेंगे, तो इसका इलाज है प्रॉपर हर तरीके से। बहुत
आसान और सिंपल है, कोई ऐसा कोई बहुत कॉस्टली नहीं है। कई बार आयुर्वेदा के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेदा के नाम पे लाखों लाखों रुपए इन चीज़ों के लिए लेते हैं, बल्कि वो कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर हम कुछ बताएंगे उनको, कुछ चीज़ें करने को देंगे हल्का फुल्का, तो उसी से वो ठीक हो जाते हैं वो। ओ मतलब बेसिकली ये है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं। बिल्कुल, हाँ जी। और लोगों को सामने प्रॉपर डिस्कस करना चाहिए। कई बार ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रहती हैं ये चीज़ें। अच्छा। हाँ, तो आप वो दवाई लेते जाएंगे, वो आपको, और लोग बोलते हैं कि हाँ तेरे को, आपको ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोग डर जाते हैं। एक्चुअली फियर को उन्होंने एक वो लोगों का वो बना रखा है, तो उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आयुर्वेद के नाम पे भी बहुत सारे लोग पता नहीं क्या कुछ, आपने देखा ही होगा बहुत जगह पे वो चीज़ें करते रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। आप इसको प्रॉपर तरीके से, और बहुत सिंपल और साधारण इलाज इसका है, और बहुत इफेक्टिव है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है जो अक्सर मेरे घर पे भी हुआ है ये चीज़, कि हमने आयुर्वेदा अपना लिया लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एलोपैथी भी साथ में चल रही है, तो हमें आयुर्वेदा को एलोपैथी के साथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा सा अगर आप इन्फॉर्मेशन हमें दे पाएँ। बिल्कुल, देखिए ये वैसा ही है जैसे मानो इन्फ्लुएंसर ने कुछ बता दिया, हाँ। लेकिन इन्फ्लुएंसर को इतनी डीप नॉलेज नहीं है, उसने कोई फार्माकोलॉजी उसका नहीं पढ़ा, ड्रग आपस में के इंटरेक्शंस होते हैं वो नहीं पढ़ा, कम देनी है। तो वैसे ही एलोपैथी मेडिसिन अगर चल रही है, ठीक है, अगर कोई लाइफ सेविंग चल रही है, कुछ तरह की चल रही है, तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास भी पेशेंट आते हैं तो दे आर टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स, तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हाँ भी ठीक है आप ये सारी बंद कर दो और हमारी शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता है। ओके। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। हम देखते हैं कि कब देनी है, ले सकते हैं, सबसे पहले तो ले सकते हैं, लेकिन कब लेनी है, कौन सी कंडीशन है, कब नहीं लेनी है, तो वो चीज़ें पेशेंट को बताई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसकी कंडीशन। अब कोई वेंटिलेटर पे है, कोई आईसीयू में है, तो हम ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है अगर उसका लाइफ सेविंग है, लेकिन हाँ अगर वो कोई क्रॉनिक कंडीशन है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पे उसको गैप या तो दे दिया जाता है। नॉर्मली अगर उसकी कोई मेडिसिन एलोपैथी की चल रही है, जो चल रही है रूटीन काफ़ी सालों से, और अगर हम भी चलाना चाहते हैं, तो उसको एक प्रॉपर एक 45 मिनट 1 आवर के गैप पे लिया जा सकता है। या हमें पता है कि हाँ इसका कुछ इंट्रैक्शन हो सकता है या कुछ इधर, तो हम उसको मना कर देते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि ले ही नहीं सकते, मतलब अच्छा। हाँ ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, एंड डिपेंड ऑन कंडीशन टू कंडीशन, पेशेंट की बीमारी के हिसाब से उस लिया जा सकती है। मतलब कुछ भी करने से पहले एक बार डॉक्टर को कंसल्ट, बिल्कुल, बिना अपनी मर्जी के तो कुछ भी नहीं। हाँ जी। और ऐसा नहीं है कि आपने वो ले ली तो आपको वो बंद करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। अच्छा अच्छा। कि देखो दोनों साइंसेज, एलोपैथी है वो मॉडर्न साइंस हो या आयुर्वेदा हो, दोनों का अपना एक स्थान है, दोनों का एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा हूँ आप छोटे हैं, ऐसा ये कोई लड़ाई नहीं है। ये पेशेंट का, हमारा सबसे बड़ा एक डॉक्टर और एक साइंस का सबसे बड़ा एक मिशन होता है कि पेशेंट को रिलीफ दें, और जैसे भी आए हमें उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी कॉमन है आज, जो स्किन की डिजीज़ है, चाहे वो हम मेल ले लें या फीमेल ले लें, दोनों में ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ भी रहे हैं जिसको आप बाहर से लगा सकते हैं, स्किन के ऊपर ये सब करते हैं। आपका क्या मानना है कि क्या ये बाहर से ठीक होने वाली प्रॉब्लम है या फिर अंदर भी कुछ गंदगी है जिसको साफ करना पड़ेगा? देखिए स्किन है या कोई भी प्रॉब्लम है, बेसिकली जो हमारी बॉडी है, सेल तो बॉडी से ही बनते हैं, अंदर से ही बनते हैं, कोई बाहर से तो कोई इन्फ्यूज नहीं करता है किसी चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है होती तो अंदर से ही है। तो जैसे हम बोलते हैं कि गट जो है, अब चाहे मसल है, चाहे कोई भी टिश्यू है बॉडी का, कोई भी ऑर्गन है, किसी भी तरह के सेल्स हैं, डिफरेंट बोन है, अब बोन को कोई बाहर से थोड़ी कोई उसके ऊपर कोई कैल्शियम भाई हम चिपकाते हैं, वो अंदर से ही जाता है। तो वैसे स्किन भी वैसे ही है। अगर आपका इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो आपकी गट है, आपके हार्मोनल जो हेल्थ है, आपका माइंड, स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें रहती हैं, लीवर है बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट, अगर ये चीजें ठीक है तो काफी हद तक स्किन भी ठीक रहती है। तो फोकस जो रहता है आयुर्वेद में वो इंटरनली, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींज और इस तरह पे ज्यादा होता है। बाहर से भी चीज़ों का, मतलब कुछ चीज़ों को लगाने से, कुछ मान लो अगर कोई एक्सट्रीम है, कोई बहुत गंभीर कोई स्किन का प्रॉब्लम है, कहीं से कुछ बहुत सीवियर ड्राइनेस है, ईचिंग हो रहा है, या कहीं से कुछ ओजिंग निकल रहा है, तो उसके लिए बाहर से भी हमें चीज़ें अप्लाई हम करते हैं, उसके लिए भी विधान है। लेकिन अगर हम रूटीन की केयर की बात करें कि बस बाहर से लिपा पोती कर दी और हम ठीक हो जाएंगे, स्किन हमारी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना आप ये ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे, ठीक है, ये
आजकल तो भ्रमारी हो गई है, स्किन हम उसको अपना स्किन केयर के नाम पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अंदर बाहर नींबू और ऑरेंज रगड़ने से बेटर है कि अंदर हम खाएं। अंदर का है। ठीक है, बाहर फ्रूट्स हम लें, विटामिन प्रॉपर लें, तो स्किन हेल्थ अच्छी होगी। लेकिन उसके लिए डिपेंड करेगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, एक्सट्रीम कंडीशन में बाहर से भी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक टर्मिनोलॉजी आयुर्वेदा में बहुत अहम मानी जाती है, ऋतुचर्या, जिसमें मैंने जितना पढ़ा उसमें मैंने जो समझा था ये था कि आपको सीजन के हिसाब से डाइट लेनी चाहिए और लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए। हाँ जो आप भी मानते हैं कि 90% प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो लाइफस्टाइल से ही आप कवर कर सकते हैं। तो असल में ऋतुचर्या है क्या? अगर कोई बंदा डाइट की नहीं फॉलो कर रहा है ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग, तो उसका कितना भयंकर नुकसान उसको झेलना पड़ सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। मतलब ऋतुचर्या देखने में जैसे दिनचर्या है, दिनचर्या हो गया हमारी डेली रूटीन। आयुर्वेद में दिनचर्या का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद ऋतुचर्या का कॉन्सेप्ट है, और भी चीज़ें हैं मतलब। लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आजकल काफ़ी सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, और जो आयुर्वेद में ऑलरेडी हम जो डिस्कस करते थे या जो बोलते हैं पेशेंट, वो चीज़ें अब प्रूव्ड है। मतलब सारी ऋतुचर्या क्या है? ऋतु मीन सीजन, चर्या मीन्स कि जो हमें रेजिम फॉलो करनी है। जैसे मान लो भी विंटर्स अप्रोच कर रही है, आ गई है, गर्मियाँ आती हैं, बरसात आती है। इंडिया में तो 3 से 6 अलग अलग तरह के मौसम रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है कि जैसे मान लो एक प्रकृति का, एक नेचर का एक रिदम होता है। जैसे अर्थ का एक रिदम है, सन का एक रिदम है, तो वैसे ही बॉडी को हमारे उसी हिसाब से हमें सेट किया होता है। क्लॉक है जैसे, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जिसकी हम बात करते हैं। अगर उसके हिसाब से हम अपनी चीज़ों के खान पान, अपने रहन सहन को, लाइफस्टाइल को रखेंगे, तो फिर हमारा जो बॉडी है वो सस्टेन करता है, हमारी लाइफ सस्टेन करती है, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो ज़्यादा अच्छे उन कंडीशंस में काम करते हैं। बट इफ़ यू आर गोइंग अपोजिट टू नेचर, मतलब सीजन चल रहा है कुछ और आप खा रहे हो कुछ और आप गर्मियाँ है, ठीक है, हमें एसी लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्सट्रीम चीज़ें वो करते हैं तो बाद में हमें फ्री इम्यूनिटी हमारी कम होती है। हमारा ये जो आप जॉइंट्स प्रॉब्लम या गट इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, खाना पीना वैसे ही, ये जैसे मौसम के हिसाब से डाइट बताई गई है, ये चीज़ें हमारी प्रकृति और शरीर के हिसाब से हमें खानी चाहिए। तो इसलिए ऋतुचर्या का विधान है कि हर ऋतु के हिसाब से, हर सीजन के हिसाब से, और सीजन के बीच में भी कि हमें ऐसा नहीं, जैसे मान लो सर्दी आ रही है तो लोग गर्म चीजें खाना शुरू कर देते हैं। अब गर्मी, बॉडी के अंदर तो हीट, बॉडी का टेम्परेचर उतना ही है, बाहर का टेम्परेचर वेरी कर रहा है ना, लोग गर्म चीजें खा के वो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हमें धीरे धीरे थोड़ा सा उसको, जैसे एक सीजन आ रहा है, एक सीजन आधा पिछला है आधा अगला है, उसके बीच में जो ऋतु संधि बोलते हैं इसको, उसमें थोड़ा जैसे फर्स्ट वीक में हमने थोड़ा सा पहली ऋतु का लिया, थोड़ा सा अगली ऋतु का लिया, फिर धीरे धीरे पिछली सीजन का कंप्लीट छोड़ते हुए आगे के ऋतु का हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ ही आयुर्वेद में बहुत डिटेल वो चीज़ है। तो वो अगर हम फॉलो करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे, और अगर बीमार पड़ेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे ये चीज़ें, ये प्रिंसिपल्स को, तो नेचुरली हम लोग बीमार भी होंगे, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी, फिर ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स और दुनिया भर की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऋतुचर्या को फॉलो करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदा 5000 साल पुरानी हमारी लेगेसी है, जो हमें बड़े बड़े ऋषियों से, हमारे पूर्वजों से मिली। उसमें लगभग हर चीज़ का साइंटिफिक तरीके से इलाज और उपचार दिया गया है। तो उसमें एक चीज़ ये भी है जहाँ पे हमें पंचकर्मा के बारे में बताया है, लेकिन आज लोग उसी पंचकर्मा को स्पा थेरेपी से कंपेयर करने लगते हैं, जो स्पा में मिलने वाली थेरेपीज है, और सोशल मीडिया पे भी इसी तरीके से पैकेजेज चलाते हैं कि भाई पंचकर्मा की थेरेपी ये रुपए में मिल रही है, ऐसे मिल रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या रियल में वो पैकेजेज में बिकने वाली थेरेपीज पंचकर्मा हो सकती है? दूसरा, कि सही पंचकर्मा है क्या? असल में पंचकर्मा है क्या? देखिए, पंचकर्मा जो है बहुत एक बज वर्ड है आजकल, है ना, भी काफ़ी बोलते हैं पंचकर्मा के, एक इंफॉर्मेशन के लिए हम बोल देते हैं। लेकिन जो आप ये बोला ना आपने कि जो मसाज और स्पा के नाम पे जो पंचकर्मा कर रहे हैं, ये पंचकर्मा का 5% भी नहीं है। मसाज इज ओनली 5 to 10% ऑफ पंचकर्मा, रियल पंचकर्मा। पंचकर्मा में 5 प्रोसीजर होते हैं। अच्छा। उसको प्रॉपर असेसमेंट किया जाता है कि उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं।
कि उसको किया जा भी सकता है। जैसे मान लो कोई ऑपरेशन हमें करना है, तो वो पहले देखा जाता है कि वेदर द पर्सन इज फिट फॉर दैट ऑपरेशन और नॉट, ओ तो उसकी स्क्रीनिंग होती है। तो वैसे ही पंचकर्मा में देखा जाता है कि ये किया भी जा सकता है इस पेशेंट में, इस बीमारी में, या नहीं। फिर उसको असेस किया जाता है कि क्या करना है, कौन सा थेरेपी करना है, कितना करना है, ठीक है, पूरा उसका एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद ही उसको प्रॉपर उसका पंचकर्मा करने से पहले कुछ प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं। फिर मेन प्रधान कर्म होता है कि जो पंचकर्मा होता है, ठीक है, वो भी डॉक्टर की देख रेख में होता है। फिर उसके बाद के प्रोसीजर बहुत इसके कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं कि हाँ अब इसको होते हैं, मतलब डॉक्टर के हिसाब से बहुत इजी होते हैं, लेकिन उसके प्रोसीजर्स होते हैं पोस्ट पंचकर्मा प्रोसीजर। डाइट कैसे खाना है, कब शुरू करना है, कि क्या क्या चीजें लेनी है। तो ऐसा नहीं कि कोई आया और बस मसाज करी और स्पा, इट्स नॉट पंचकर्मा बेसिकली। वो तो शायद एक हिस्सा है पंचकर्मा का, जस्ट एक 5% बोला ना मैंने, तो 95% मतलब ये लोगों को पता भी नहीं है, लोग करते भी नहीं है। तो ये जो हम जब अपने क्लिनिकल सेटिंग में या जब जरूरत होती है तो तब इसको किया जाता है। और ये बहुत ही इफेक्टिव जो लाइलाज बीमारियां हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत डीप प्रॉब्लम्स कई सालों से लगी रहती है, इसके लिए पंचकर्मा किया जाता है। अच्छा हेल्दी लोग भी पंचकर्मा कर सकते हैं। अच्छा ये बेसिकली एक हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए भी आप कर सकते हैं, लॉन्जिविटी को इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं, ईटिंग के लिए किया जा सकता है, अपनी हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। जैसे गाड़ी की मेंटेनेंस हम करते हैं, आप चाहे चलाएं चाहे ना चलाएं, तो वैसे शरीर की भी एक मेंटेनेंस है। तो इसको हेल्दी पर्सन कैन ऑल्सो गो फॉर पंचकर्मा, और जिसको बीमारी है उसके हिसाब से पंचकर्मा कौन सा करना है। पर ये स्पा और ये सब चीजें पंचकर्मा नहीं है, मतलब एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैल। हाँ, और पंचकर्मा भी डॉक्टर की देखरेख में ही होना पूरा ही होता है, बिना उसके कोई नहीं कर सकता, ओ मतलब मर्जी से। ऐसा नहीं कि कोई मतलब मसाज सेंटर खोल के बैठा बहुत तरीके हैं, बहुत प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे ऑपरेशन आप कर सकते हो, अब ऑपरेशन कोई भी थोड़ी कर सकता है, मतलब नॉलेज भले ही किसी को मेडिकल पर्सन को हो सकती है, पर जो डेजिग्नेटेड सर्जन है वही उसको कर सकता है। बिल्कुल तो वैसे ही उसके भी एक विशेषज्ञ रहते हैं, वही करते हैं। और सही डायरेक्शन में ना किया सही सिंपल बहुत मतलब इजी थेरेपीज है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से ही किया जा सकता है। हाँ, अगर सही नहीं किया तो वो भी फिर वो हार्मफुल हो सकता वो नुकसान होता है ना गलत तरीके से। अगर आप कोई भी चीज करोगे तो वो नुकसान करेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, पीसीओएस और पीसीओडी एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है आज की डेट में फीमेल में। जी, जनरली उसको मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से हमारे डिपेंड करता है। तो इसको आयुर्वेदा में कैसे देखा जाता है, और आयुर्वेदा में इसका किस लेवल तक इलाज संभव है? देखिए पीसीओडी और पीसीओएस बहुत कॉमन है फीमेल्स में, ठीक है, और स्पेशली यंग उसमें होते हैं। ओके और सिर्फ यही एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है, आयुर्वेदा हर बीमारी को एक लाइफस्टाइल एंगल कोई कहीं ना कहीं होता ही है। ओके ऐसे कोई अपने आप ही नहीं हो जाती, कुछ ना कुछ कारण रहता है। बिल्कुल सही। कोई बाहर से कोई कारण रहेगा, अंदर से कोई कारण रहेगा। अगर इंटरनल भी कोई कॉज है तो उसका जो एक फैक्टर इन्फ्लुएंसर उसका जो एक फैक्टर होगा वो बाहर से हो सकता है। तो लाइफस्टाइल तो रहता ही है। आजकल लोगों के जो पुअर लाइफस्टाइल तो है ही है, ठीक है, कि जंक फूड, ठीक है, सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, खाना अपनी मर्जी से खाना, रॉन्ग कॉम्बिनेशंस के साथ खाना खाना, एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। तो इससे क्या होता है, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, फीमेल्स हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे तो फिर पीरियड्स और ये सब जो साइकिल्स इरेगुलर होना, ये सब शुरू हो जाएगा। अब इसको आप सिर्फ हार्मोन खिला के ठीक करना चाहेंगे, लेकिन जो उसका रूट कॉज है उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। ओके जब तक आप हार्मोन लेंगे वो काम करेगा, और जैसे ही आप छोड़ोगे दवाई वो फिर हो जाएगा। तो आयुर्वेद में इसको हम क्या करते हैं कि पहले तो देखते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, अच्छा गड़बड़ी किस लेवल पे हुई है, ओके उस चीज़ को ठीक किया जाता है। पेशेंट को बोला जाता है कि आप सिंपल चीज़ें, आप अगर कोई टाइम से उठे, टाइम से खाना खाए, सही चीजें खाए, थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम करे। पीसीओडी पीसीओएस के लिए हम काफी योगासन वगैरह भी बताते हैं, डाइट बताते हैं। ओके तो उस चीज को अगर फॉलो करेंगे तो ठीक हो जाते हैं, साइकिल रेगुलर हो जाते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई एक्ने का कई बार प्रॉब्लम हो जाता है या और भी चीजें रहती हैं इससे रिलेटेड, सिंड्रोम है बेसिकली, उसमें इट्स अ क्लस्टर ऑफ काफी सारी चीजें रहती हैं। हेयर फॉल हो सकता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो जिसका जो इशू है उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाता है। पर डाइट लाइफस्टाइल का तो रोल है ही है, और ये ज्यादातर ये चीजें ठीक भी ऐसे ही होती हैं। अच्छा बिल्कुल, दवाई ठीक है अपनी जगह पे है, जहाँ पे पंचकर्मा करना है वहाँ अपनी जगह पे है। बिना लाइफस्टाइल के और डाइट ठीक किए तो आप ठीक कर ही नहीं सकती चीजों। दो फीमेल्स हैं सेम प्रॉब्लम्स की, पीसीओएस और पीसीओडी, तो दोनों के कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं? एब्सोल्युटली। अच्छा हाँ,
मतलब उसका ट्रीटमेंट भी सेम नहीं होगा, पर्सनलाइज्ड होगा। हाँ ठीक है, हो सकता है किसी का स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा हो, ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा है, रात को लेट सोते हैं, ठीक है, ईटिंग हैबिट्स गलत है, हाँ किसी का हो सकता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ठीक है, किसी का बाहर का खाना ज़्यादा है, तो सबके अलग अलग कॉजेज हैं। मतलब सेम तरीके से दोनों को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। गुड गुड। साहब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं जी जैसे जिसका आंसर आपने बहुत छोटे से शब्दों में देना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। वर्स्ट हेल्थ हैबिट ऑफ इंडियंस। लेट नाइट डिनर एंड पुअर स्लीप। वन फूड टू अवॉइड डेली। रिफाइंड शुगर। वन हैबिट दैट इम्प्रूव डाइजेशन इंस्टेंटली। माइंडफुल ईटिंग बिना मोबाइल के। आयुर्वेदा फ्यूचर है या पास्ट? फ्यूचर विद रूट्स इन पास्ट। वन एडवाइस फॉर ओवर थिंकिंग यूथ। फोन कम, काम ज़्यादा। डॉक्टर विकास जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज का सेशन ना अभी तक का सबसे बढ़िया सेशन था, क्योंकि ये बीमारियों के साथ साथ दवाइयों के साथ साथ लाइफस्टाइल पे आधारित था, जो आज की डेट में मुझे लगता है कि हर एज के बंदों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारे सेशन में आए, इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। हो सकता है कई मिथ थे जो लोगों को नहीं पता थे या जिनको ब्लास्ट करना बहुत ज़रूरी था, और आपकी हेल्प से वो सब चीज़ें आज पॉसिबल हुई। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।